दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश को पीएम केयर की जरूरत है या जनता केयर की जरूरत है? इस संकट काल के दौर में कमोवेश इस देश को ऐसी स्थिति में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऐसी परिस्थिति में एक वायरस ने लाकर खड़ा कर दिया है जहां लगता है कि एक समाजवाद है, संकट का वक्त है और यह संकट हर किसी के लिए है। लेकिन भारत के भीतर का संकट का समाजवाद अनूठा है। यह भी एक पिरामिड की तरह है और उस पिरामिड के टिप पर बैठे हुए लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिन्हें उसी जनता ने चुना है जिस जनता के सामने सबसे बड़ा संकट है और रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है और आने वाले वक्त में यह संकट बढ़ जाएगा, इसका भी अंदेशा है। लेकिन निर्णय हमेशा टिप पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने हिसाब से लेता है। वह निर्णय लेता है कि एक पीएम केयर बनेगा। कोई संवाद, किसी भी तौर पर कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई इसको लेकर। इस देश के भीतर में एक मुख्यमंत्री निर्णय लेता है कि दरअसल अब कोई स्कूल फीस नहीं लेगा उस 3 महीने के दौर में, या फिर लेगा तो वह सिर्फ ट्यूशन फीस लेगा, यानी रियायत देगा, बच्चों को कोई दबाव नहीं डालेगा। स्कूल कैसे चलते हैं उनसे कोई संवाद बनाने की कोशिश की गई। स्कूल और छात्रों के बीच भी एक संवाद होता है, खासतौर से इस देश में जो निजी स्कूल चलते हैं। कोई संवाद बनाया गया? नहीं बनाया गया। अचानक निर्णय लिया गया कि दरअसल मकान मालिक किराया ना मांगे। मकान मालिक जिनकी जिंदगी किराए से चलती होगी उनके बारे में कोई निर्णय लिया गया, उनसे कोई संवाद बनाया गया? नहीं बनाया गया। अचानक कहा गया कि कोई अपने यहां काम करने वालों के वेतन में कटौती ना करे, और तो और नौकरी से ना निकाले। लेकिन जो नौकरी से ना निकाले उनके सामने क्या संकट है, जो वेतन काटने की स्थिति में है उनके सामने क्या संकट है? कोई संवाद बनाया गया? नहीं संवाद बनाया गया। संवाद जो स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे या उनके मां बाप हैं उनसे भी नहीं बनाया गया। जो किराए के घर में रह रहे हैं उनसे भी नहीं बनाया गया। सवाल यह नहीं है कि कौन सुविधा में है कौन असुविधा में है, सवाल है इस देश के भीतर की परिस्थिति नेताओं को एक ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है जहां उसको सिर्फ अपनी ताकत दिखाई देती है और उसकी एक अपनी किचन कैबिनेट होती है। उस किचन कैबिनेट के जरिए वो महसूस करता है कि वो जो निर्णय ले रहा है वो सही ही है, क्योंकि उस किचन कैबिनेट के तमाम लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं। इसीलिए देश के भीतर में नेता संवाद नहीं करते हैं, वो ऐलान सुनाते हैं, निर्णय सुनाते हैं। एक संवाद होना चाहिए था इस देश के भीतर में, किस तरीके से हर किसी के सामने अगर संकट है तो सामूहिक और सामाजिक तौर पर सबको एक साथ कैसे लिया जाए। इसीलिए आज हमने शुरुआत में एक बात रखी है आपके सामने, पीएम केयर होना चाहिए या जनता केयर होना चाहिए। इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कमोवेश ये हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर हम संवाद नहीं बनाते हैं, लोगों से संवाद नहीं बनाते हैं, जिस तबके से हम कह रहे हैं कि आप इस रूप में रियायत दे दीजिए और वो रियायत देता है या नहीं देता है, तो एक लिहाज से वो सत्ता की धमकी होती है या सुझाव होता है, यह भी कहीं छुपा हुआ होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जो राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में होती है उसको सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंड मिलता है। ठीक इसी तरीके से वो कौन लोग थे जिन्होंने पीएम केयर में पैसा डाला, और प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर क्यों नहीं सोचा कि इस देश के भीतर की सप्लाई लाइन फेल है। हमारे यहां अभी भी वो सिस्टम नहीं है जहां वाकई ऊपर से अगर राहत दी जाए तो वो निचले स्तर तक पहुंच जाए, या निचले स्तर में भी आखिरी स्तर तक पहुंच जाए। आंकड़े हमारे सामने हैं, जो आंकड़े सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राहत को लेकर रखे, या तमाम राज्य सरकार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने तो इतनी रियायत दे दी, राहत दे दी। कौन सही है, किस रूप में सही है, उसकी सीमा क्या है, और उसके परिप्रेक्ष्य में भारत कितना बड़ा देश है, उसमें रहने वाले कितने बड़ी तादाद में लोग कितनी परेशानियों में है, बेफिक्र है पूरा का पूरा सत्ता का समाज हमारा। कैसे है, किस रूप में है, आज हमें लगता है इस पे बात करने की जरूरत है, और उसके तरीके क्या होने चाहिए यह भी बताने की जरूरत है। हम शुरुआत पीएम केयर से ही करते हैं। पीएम केयर का जिक्र इसलिए आज बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम केयर का जैसे ही ऐलान हुआ, पहले 7 दिनों में, सिर्फ फर्स्ट वीक में 6,500 करोड़ रुपए पीएम केयर में पहुंच गए। आज की तारीख में तीसरा हफ्ता शुरू हो चला है, यानी पहले हफ्ते में 6,500 करोड़ पहुंचे होंगे। तो उस एवरेज से पता नहीं, उस रफ्तार से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई डाटा, कोई जानकारी सरकार ने दी नहीं है, लेकिन पहले हफ्ते की जानकारी हमारे पास है।
6,500 करोड़ पहुंचे। इसका मतलब यह है इस देश की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति इस संकट काल के दौर में सरकार ने ही चिन्हित की और लोगों से जो संवाद हुआ, कुछ एनजीओ ने काम करना शुरू किया, कुछ सर्वे रिपोर्ट सामने आए, उसमें एक बात निकल कर आई। इस देश के 80 करोड़ लोगों को अगर 1,000 रुपए एक मुश्त मिल जाए तो वह रईस हो जाएगा। इतना रईस हो जाएगा कि महीनों उसको खाने की उपलब्धता बनाने के लिए कोई संकट नहीं होगा। यानी इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। और जब 6,500 करोड़ का हम जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए, इसका सीधा मतलब है अगर 1,000 हर किसी को दे दिया जाए तो तकरीबन इस देश के 6.5 करोड़ लोगों के पास 1,000 रुपए पहुंच जाएंगे। 6,500 करोड़ रुपए बट गए, उसमें क्या दिक्कत है? ये होगा कैसे या होना कैसा चाहिए था? जब जनता केयर का जिक्र होता तो सवाल है, इस देश के भीतर में टाटा ग्रुप जो है वह 1,500 करोड़ रुपया पीएम केयर में नहीं डालता, बल्कि प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए था कि जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जो पीएम केयर में पैसा डालना चाहते हैं या हमको पैसा देना चाहते हैं, वो अपने तरीके से, चूंकि उनकी इंडस्ट्री देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, इंडस्ट्री फैली हुई है, उनके मातहत उनकी एक सप्लाई लाइन अच्छी होती है। ये हम लोग सबको ही मानते हैं कि सरकारी पाइपलाइन से अच्छा प्राइवेट सेक्टर की पाइपलाइन होती है, उसमें एक प्रतिबद्धता होती है, उसमें कॉम्पिटिबली करप्शन कम होता है। तो अगर टाटा ग्रुप 1,500 करोड़ के बदले 1.5 करोड़ लोगों को 1,000 रुपया मुहैया करा देता, जो उसके इस देश के भीतर में लगभग 53 जगहों पर, 53 जगहों पर उसकी इंडस्ट्री, उसके ऑफिसेस चलते हैं, उन जगहों पर उसको पैसा बांटना था। जो प्रवासी मजदूर थे, जो किसान के हिस्से में आते, उस इलाके में किसान, वो राहत पहुंचाता। इसी तरीके से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 1,000 करोड़ रुपए दिए तो इनके हिस्से में 1 करोड़ लोग आ जाते। 1 करोड़ लोगों को आप अपने तौर पर मदद कीजिए, क्योंकि आपकी पाइपलाइन कॉम्पिटिवली अच्छा है। रिलायंस यानी मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए दिए, तो आप भी अपने लिहाज से करते तो 50 लाख लोग आप भी मदद करते, उनको अपने तौर पर दे देते। इसी तरीके से देखिएगा तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप यानी जिंदल ग्रुप जो है उसने 100 करोड़ रुपए दिए, वह भी 10 लाख लोगों को 1,000 रुपए दे सकता था, या उस 1,000 के समानांतर में अनाज राशन दे सकता था। एल&टी ने 150 करोड़ रुपए दिए तो वह भी लगभग 15 लाख लोगों को दे सकता था। उदय कोटक ने 60 करोड़ रुपए दिए, वह भी 6 लाख लोगों को इस रूप में 1,000 दे सकते थे। बीसीसीआई ने, उसके तो तमाम जगहों पर जितने भी मैचेस होते हैं, जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में काम करने वाले जो लेबर्स हैं, उन्हीं लेबर तक इस देश के भीतर में काम करने वाले 5 लाख लोगों तक वो सुविधा दे सकता था, बनिस्बत 51 करोड़ रुपए वह पीएम केयर में देता। प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो ये तमाम तबके जो जाग गए, जिसमें हमने टाटा ग्रुप का नाम लिया, अजीम प्रेमजी का नाम लिया, मुकेश अंबानी का नाम लिया, उदय कोटक है, बीसीसीआई है, सैमसंग ग्रुप ने दिया है, ओएनजीसी जो पीएसयू है उसने भी 300 करोड़ दिए हैं। ओएनजीसी के मातहत चलने वाले जो दफ्तर हैं इस देश के लगभग 23 जगहों पर बड़े दफ्तर हैं, वह भी इस देश के 30 लाख लोगों को 1,000 रुपए पहुंचा सकते थे। यानी अगर बांट दिया जाता, और इस बांटने की प्रक्रिया में हर किसी को यह जिम्मेदारी होती, चाहे वो अक्षय कुमार होते जो बॉलीवुड के हैं जो 25 करोड़ दे रहे हैं, या कार्तिक आर्यन है जो 1 करोड़ दे रहे हैं, या सचिन तेंदुलकर है जो 25 लाख दे रहे हैं, या सुरेश रैना है जो 31 लाख दे रहे हैं, या भूषण कुमार हैं जो 11 करोड़ दे रहे हैं। अगर इन हिस्सों को जोड़िएगा तो इस देश के भीतर में 6.5 करोड़ लोगों को पहले हफ्ते में ही हम 1,000 देने की स्थिति में थे। यानी 80 करोड़ लोगों को अगर 1,000 रुपए देने हैं तो 80,000 करोड़ चाहिए, और ये 80,000 करोड़ रुपए कोई मायने बहुत रखेंगे नहीं, जो इस देश के भीतर में जितने कॉरपोरेट हैं। लेकिन ये कॉरपोरेट प्रधानमंत्री केयर को क्यों देते हैं और ये जनता को क्यों नहीं देते हैं? इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि बड़े कॉरपोरेट्स का जो सीएसआर का पैसा होता है, उस सीएसआर के पैसे में भी घपले घोटाले किस रूप में आते हैं। इसीलिए सरकार ने अपने तौर पर तय किया कि अब हम बताएंगे आप सीएसआर का पैसा कहां खर्च करें, और अगर वहां पर खर्च नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि रगों में बैठा हुआ है कि मदद नहीं की जाएगी, रगों में बैठा हुआ है कि इस देश की सत्ता अगर कुछ मांगेगी तो दे देंगे, क्योंकि सत्ता वाकई उस करप्शन के समुद्र की तरह है जिसमें जितना डालिए वो वापस उससे दुगना कर देती है। तो क्या इसीलिए दिया जाता है पैसा? समझने की कोशिश कीजिए कि पीएम केयर किस लिए। पीएम केयर के बारे में 4 लाइन लिखी गई है, प्रधानमंत्री की तस्वीर एक तरफ है और 4 लाइनें लिखी गई है। पीएम केयर फंड का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है।
भारत सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी लड़ रहा है? भारत लड़ रहा है राशन पहुंचाने की लड़ाई। भारत लड़ रहा है लोगों को घर तक पहुंचाने की लड़ाई। भारत लड़ रहा है किसी तरीके से सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई या आइसोलेशन बेड की स्थिति आ जाए, यही लड़ाई लड़ रहा है। तो इस लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में भारत के पास IMF का पैसा आएगा 2 बिलियन से ज़्यादा, 4 बिलियन आएगा। वर्ल्ड बैंक का पैसा आएगा 1 बिलियन। डेवलपमेंट बैंक एशियन जो है वह भी लगभग 2 बिलियन से ज़्यादा पैसा देने वाला है। वो इसीलिए देने वाला है आपको। अगली लाइन है, इसमें गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा, साथ ही यह कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देता है। समूची दुनिया में रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च में अब बहुत सारा पैसा झोंका जा रहा है। WHO ने भी अपने तौर पर कर दिया है और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, जो कि अब WHO को फंड रोकने की स्थिति में आ चुका है, वह भी अपने तौर पर रिसर्च कर रहा है। तो और जो वैक्सीन बनेगी पूरी दुनिया के लिए बनेगी। भारत अभी न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या ये पैसा उस रिसर्च में जाएगा? उसके आगे लाइन लिखी हुई है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र के लोगों से PM केयर्स में सहयोग करने की अपील की गई है। आइए एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों का समाधान करें और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। इसीलिए ये PM केयर फंड है। यानी इसमें जनता केयर नहीं है, इसमें रिसर्च है, इसमें हेल्थ सर्विस है और इसी दोनों के मद्देनजर ये PM केयर बनाया गया है, जो सरकार ने खुद बताया है कि इसका मकसद ये है। अब सवाल यह है कि अगर इस देश के भीतर की न्यूनतम लड़ाई लड़ने के दौरान भी आपके पास पाइपलाइन नहीं है और वो पाइपलाइन फेलियर है, जो कि इंटरनेशनली माना गया है कि भारत की पाइपलाइन फेलियर है, और इसके लिए हाल में एक NGO ने एक सर्वे भी किया है। उस सर्वे के जरिए ये बात सामने आई। ये स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क है, एक सर्वे किया गया। इसने जो सर्वे किया, इसने बड़ी मेहनत की, कई शहरों में जाकर 11,000 से ज़्यादा मजदूरों से बातचीत की। उसमें कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई। उसमें जानकारी मिली कि लगभग 72% के पास 2 दिन से ज़्यादा का अनाज रहता ही नहीं है। जिंदगी जो चलती है उसमें 51% के पास तो 1 दिन का रहता है और 30% ऐसे हैं जो लेते हैं और खाते हैं, पैसा मिलता है और खाते हैं। लेकिन उस 30% का भी जो आंकड़ा इस देश के भीतर में है, वहां तक भी हम राशन पहुंचा पाने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण बिहार का आया है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया, जो वहां के डिप्टी CM है सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि हमने 10,11,473 मजदूरों को, जो देश के अलग अलग हिस्सों में भी फंसे हुए हैं, उनको 1-1 हज़ार रुपए पहुंचा दिए हैं। जबकि बिहार में मजदूरों की तादाद जो पलायन हुई है, उनकी तादाद, सिर्फ बिहार का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि बिहार से होने वाले की तादाद 90 लाख के लगभग है और पहुंचाया गया है 10 लाख। इसमें दिल्ली में फंसे 1,99,000 का डाटा दिया गया है, हरियाणा में 1,39,000 मजदूरों का डाटा दिया गया, महाराष्ट्र में 1,12,000 को डाटा दिया गया, गुजरात में 93,000 का डाटा दिया गया, उत्तर प्रदेश में बिहार के मजदूर फंसे हैं लगभग 81,000, उनका डाटा उन तक पहुंचा है। हर का जिक्र किया गया है, टोटल 10,11,000 का जिक्र है। सवाल है कि सारे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन सारे जगहों के अगर मजदूरों को मिला दीजिएगा और इन राज्य सरकारों ने जितना पैसा दिया है या पहुंचाने का दावा किया है, वह सिर्फ 12% बैठता है। यानी 88% मजदूरों के पास कुछ नहीं पहुंचा है, क्योंकि वह रजिस्टर्ड नहीं है। यह तुरंत का आंकड़ा है जो हमने आपको बताया। अब सवाल इसके बाद है कि क्या राजनीतिक तौर पर जब निर्णय लिए जाते हैं तो कोई संवाद वाकई नहीं बनाया जाता है कि हमारा समाज किस रूप में चलेगा? एक संकट काल का दौर है, उस संकट काल के दौर में आपने निर्णय लेने शुरू कर दिए, और अगर जनता केयर के तौर पर यह बातों का जिक्र होता कि किसी तरीके से जो फीस का हिस्सा है, उस फीस के हिस्से को ना लेने के बदले अगर हम स्कूल चलाने वाले जो रईस प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, वह मदद करें उन गरीब छात्रों को भी, तो भी एक कल्याण का काम होता। इसका मतलब है कि सरोकार कैसे बनाए जाते हैं और सबको साथ कैसे जोड़ा जाता है, इस देश में आज़ादी के बाद से किसी ने सीखा ही नहीं। महात्मा गांधी इस सरोकार को बनाते थे, लोगों को जोड़ते थे, और उस पूरे लोगों का दबाव अचानक झटके में ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पड़ता था और पॉलिटिकल पार्टीज भी छोटी हो जाती थी, जनता बड़ी हो जाती थी।
हम लोगों ने जनता को इतना छोटा कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर है, लेकिन इस दौर में तो उस पॉलिटिकल पार्टी से भी निकलकर नेताओं का कद पॉलिटिकल पार्टी से भी बड़ा हो गया। तो जनता तो दब गई, जनता की तरफ कोई देखने वाला है नहीं, तो जनता केयर का जिक्र कैसे होगा। लेकिन सवाल इतना नहीं है, हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 1,000 रुपए भी अगर पहुंच जाते तो उसका मतलब क्या होता और किस रूप में होता, इसके लिए आपको एक चीज और जाननी होगी। ये चीज इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि सरकार कितना देती है राशन दुकान के जरिए। सरकार 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, टोटल 5 केजी। अगर कोई 3 किलो चावल लेना चाहता है, 2 किलो गेहूं लेना चाहता है, या कोई 3 किलो चावल लेना चाहता है, 2 किलो गेहूं लेना चाहता है, अगर इन दोनों को जोड़ भी दीजिएगा 5-5 केजी, तो 12 रुपए या 13 रुपए पड़ते हैं। 12 रुपए पड़ेंगे तब जब कोई 3 किलो गेहूं लेगा, 2 किलो चावल लेगा, तो 6 रुपए उसके होंगे। 2 रुपए गेहूं के हिसाब से 6 रुपए हो गए 3 केजी के, और 3 रुपए केजी चावल के हिसाब से 6 रुपए हो गए, दोनों मिलाइएगा तो 12। एक राशन कार्ड पे एक महीने का सिर्फ 12 रुपया सरकार अनाज देती है। और कोई अगर 3 किलो चावल लेना चाहता है तो 9 रुपए हो गए, और 2 किलो गेहूं लेगा तो 4 रुपए, 9 4 13 रुपए, 12 या 13 रुपए वो देती है। यानी इस देश के भीतर में लगभग 5 लाख राशन दुकानों के जरिए जो पैसा जाता है, और सरकार जो किसानों से अनाज खरीदती है, इसका आंकड़ा भी देखिए जरा। सरकार लगभग 3.5 करोड़ टन गेहूं, 4.5 करोड़ टन चावल, यानी 35 मिलियन टन गेहूं और 45 मिलियन टन लगभग चावल लेती है। यह सब्सिडी के आधार पर राशन दुकानों को देती है, और यह न्यूनतम मिनिमम प्राइस एमएसपी पे किसानों से लेती है, जिससे इस देश के भीतर में किसानों को, 10 करोड़ किसानों को कुछ लाभ मिल सके। इसीलिए यह अनाज लिया जाता है, और इसके जरिए लगभग सरकार पर जो हर बोझ पड़ता है वो तकरीबन 1,40,000 करोड़ का बोझ पड़ता है, जो सरकार देती है इस देश में कि सब्सिडी पर चावल और गेहूं देती है। अब आप जोड़ना शुरू कीजिए कि 1,40,000 ये हमने जोड़ दिया, ठीक इसके समानांतर हमने जोड़ा कि तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए चाहिए अगर 1,000 रुपए उस तक पहुंच जाते। वो तो हम जोड़ रहे थे कि जो पीएम केयर में पैसा आया है अगर वो सीधे चला जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो पैसा तो रिसर्च पे जाएगा, और पता नहीं हेल्थ सर्विस की कौन सी स्थिति मजबूत करने की दिशा में जाने वाले हैं। क्योंकि जिस देश में हेल्थ सर्विस का बजट ही 45,000 करोड़ हो, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर 8 लाख करोड़ को अपने तौर पर मुनाफा कमा रहा हो हेल्थ सर्विस में, तो सोचिए किस स्थिति में आ गए हम लोग। लेकिन बहरहाल 1,40,000 करोड़ का सरकार पर बोझ पड़ता है इस गेहूं चावल राशन दुकान से बांटने के चक्कर में, सब्सिडी के तौर पर जो न्यूनतम आय पर, न्यूनतम एमएसपी पर वो लेती है किसानों से, और 80,000 करोड़ रुपए इसको भी जोड़ दीजिए, तो दोनों मिलाइएगा तो लगभग 2-2.25 लाख करोड़ होता है। लेकिन इसी 3 महीने के भीतर में सरकार ने एनपीए की उम्र भी बढ़ा दी, और उस एनपीए की उम्र में इस दौर में जो 1,70,000 करोड़ था वह कहीं दब गया। किसके लिए पैसा है, किसको पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा जिनको रियायत दी गई है वही पैसा, जिन जिन लोगों को रियायत दी गई है वही पैसा पीएम केयर में डाल रहे हैं। पीएम केयर अपने तौर पर रिसर्च करेगा, जनता बीच में से गायब है। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। और स्थिति जब हम पाइपलाइन का जिक्र करते हैं तो इसमें एक चीज और समझिए, सरकार ने ऐलान किया अनाज उठाइए, राशन दुकान में ले जाइए, लोगों को दीजिए। बड़ी छोटी सी पाइपलाइन है, सबसे छोटी पाइपलाइन। लेकिन हुआ क्या है, एफसीआई गोडाउन को कहा गया कि आपके जरिए राशन दुकान उठाएंगे और गरीबों को अनाज बांटेंगे, और तकरीबन 121 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाना था। लेकिन आप जानकर हैरत में आ जाएंगे कि राशन दुकानों तक सिर्फ एफसीआई गोडाउन से अनाज उठाकर भी जो इस देश में पहुंचा है वह भी 121 लाख मीट्रिक टन के बदले सिर्फ 30 लाख मीट्रिक टन आज की तारीख तक में हुआ है। यह आज की तारीख का मतलब है कि 16 की रात यानी 17 की सुबह तक का मान लीजिए, यह आंकड़ा है सरकार का। और इसमें आपको जानकर हैरत होगी, जो कुछ हम खास तौर से वैसे राज्य जो बेहद गरीबी स्थिति में आते हैं, उत्तर प्रदेश को उठाने थे 22,81,000 मीट्रिक टन, उसने राशन दुकानों तक पहुंचाया है सिर्फ 7,81,130 टन। बिहार को उठाना है 12,86,000 टन, उसने उठाया है 3,53,000 टन। उड़ीसा को उठाना था 4,85,000 टन, उसने उठाया है 26,585 टन। झारखंड को उठाना था 3,96,000
मीट्रिक टन उसने उठाया है 67,728 मीट्रिक टन। उत्तराखंड को 93,000 मीट्रिक टन उठाना था, वह उठा पाया है सिर्फ 25,000 मीट्रिक टन। यानी कोई भी किसी भी रूप में उठा नहीं पाया है। 16 तारीख की रात तक दिल्ली सरकार ने भी नहीं उठाया था। उसको लेना था 1,09,000 मीट्रिक टन, उसने तब तक नहीं उठाया था। वो गेहूं के बदले चावल चाह रही थी, उसका भी ऑर्गेनाइज कर दिया गया कि ठीक है आप चावल ले सकते हैं, लेकिन नहीं उठाया था। तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे पास पाइपलाइन नहीं है, और उस पाइपलाइन नहीं होने के बदले हम चाहते हैं कि सारी चीजें हम ही डिसीजन मिले, क्योंकि हम महान हैं और हम एक सत्ता में सबसे ऊपर पायदान पर बैठे हैं। वो पायदान बीडीओ लेवल पे हो सकता है, कलेक्टर लेवल पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री भी हो सकता है, और सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री भी। यानी हर कोई सोचते हैं कि हम उनका निर्णय कभी भी जनता को जोड़कर जनता के साथ उस पाइपलाइन को बनाने का नहीं होता है। जबकि हर कोई जानता है कि इस देश के भीतर में सारी चीजें मौजूदा वक्त में ठप पड़ी हुई है। मिड डे मील ठप पड़ा हुआ है, आंगनबाड़ी ठप पड़ी हुई है, सबला योजना ठप पड़ी हुई है। अब आप बताइए कि अगर आप जनता को जोड़ते तो इसका क्या क्या उपाय होता है। इसका बड़ा सीधा उपाय है। सरकार को चाहिए मौजूदा वक्त में, अब कल जैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में पानी पड़ गया, फसल बर्बाद होने लगी, फसल की खरीद नहीं हो रही है। खरीद हो रही है तो सरकार ने जो सेंटर बनाए हैं वह फरीदाबाद का सेंटर 30 किलोमीटर दूर बना है, गाजियाबाद का सेंटर उससे 30 किलोमीटर दूर बना है। किसान कहां ले जाएगा, किस रूप में ले जाएगा? लॉकडाउन की स्थिति है, वो गाड़ियों की आवाजाही जब शुरू होगी तब तक फिर बरसात की स्थिति में और चीजें बिगड़ जाएंगी। करना क्या चाहिए था आपको? तो इसका तुरंत उपाय करना चाहिए था। कम से कम 1/4 या आधी रकम किसानों को दे देनी चाहिए कि हम आपसे जो अगली मुश्त में फसल खरीदेंगे या इस फसल को कटने के बाद लेंगे, उसकी रकम आप ले लीजिए, एमएसपी के हिसाब से हम आपसे इतना लेंगे। ये बांटा जा सकता था, नहीं बटेगा। इसमें क्यों लगाए कलेक्टर, क्यों लगाए पंचायत अफसर को, क्यों लगाए बीडीओ को? अगला सवाल है कि जो गांव गांव में ही भंडारण की व्यवस्था हो जानी चाहिए अब तक, जिससे उसको भंडारण के लिए कहीं और ना ले जाना पड़े। कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, इसका कोई पाइपलाइन, कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। यानी आधी फसल या चौथाई के जो अग्रिम भुगतान कर देना चाहिए, गांव गांव में भंडारण देना चाहिए जिससे राहत योजनाओं का वो हिस्सा बने, क्योंकि आप तो मुफ्त अगले 3 महीने बांटने का आप ऐलान कर चुके हैं। तो भंडारण के जरिए आपको सिर्फ वहां पर नियुक्ति इस बात की करनी है कि जब मिड डे मील खुलेगा, जब आंगनबाड़ी खुलेगा, सबला योजना, आप चीजों को बांट सकते हैं। लेकिन हो क्या गया है कि संकट इस देश का सबसे बड़ा है कि हम लोग एक भौतिकवादी सोच में चले गए हैं। भौतिकवादी सोच का मतलब लालच होता है, भौतिकवादी सोच का मतलब मार्केट होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि हम लोग उस रूप में इस देश को डेवलप नहीं कर पाते हैं जहां सारे लोगों का जमाव एक साथ हो और वो तय करे कि इस देश की जरूरत यह है। तब आपको यह कहने की जरूरत स्कूलों को नहीं पड़ती कि आप फीस नहीं लेंगे। मकान मालिक को एक संवाद और एक सहयोग बनता। 2-3 महीने के बाद मान लीजिए जिन्होंने फीस नहीं दी, स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो चलते हैं या जो किराएदार रहते हैं, मकान मालिक ने उसके बाद उनको नोटिस देकर हटा दिया, तो आप क्या बचाने आएंगे? बॉम्बे जैसे शहर में जहां पर 1.5 लाख लोग 1.5 लाख रुपए देकर जो किराए पर रह रहे हैं, वो अपने घरों को बदलने की दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में संकट गहराने वाला है। इस दौर में हालांकि सरकार ने अच्छा काम किया है। खास तौर से ध्यान दीजिए तो चीन पहली बार सरकार को समझ में आ रहा है कि उसकी विस्तारवादी नीति कल तक जमीन को लेकर थी, तो अब कैपिटल को लेकर भी है, पूंजी को लेकर भी है, मार्केट को लेकर भी है। और इससे पहले जिस हम भौतिकवादी स्थितियों का जिक्र कर रहे थे, महात्मा गांधी इस स्थिति को समझते थे, इसीलिए वो बार बार भौतिक समाज से इतर एक सामूहिकता और सरोकार के समाज को डेवलप करने की कोशिश करते थे। वुहान भी क्या है, अगर वुहान के जरिए चीन ने दुनिया के बाजार पे कब्जा करने की सोची है तो वो प्रॉफिट बेस्ड है। अमेरिका क्या अपने तौर पर अपनी स्थितियों में नहीं सोचते रहा है? इस बात को लेकर क्या रशिया इनकार करेगा? इस बात को लेकर दुनिया का कोई भी देश इनकार करेगा कि वह उन परिस्थितियों में नहीं चला गया है? और जिस अच्छी बात का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो विदेशी निवेश होता है, एफडीआई होता है, सरकार ने अब उस पर रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाए हैं कि जो चाइना खास तौर से भारत में घुस रहा है और भारत की इकोनॉमी जब डामाडोल हो जाएगी तो कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत गुलाम चाइना का ना हो जाए। यह एक सोच जागी है और कहा गया है कि अब उन नियमों को कड़ा किया जा रहा है और सरकार से इजाजत लेनी होगी। अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या है यह भी जान लीजिए। जो HDFC है उसके शेयर्स
2,499 जो जनवरी में थे वो अप्रैल में आते आते 1,701 पर आ गए। HDFC एक लिहाज से सबसे मजबूत बैंकों में भारत में आता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी, पब्लिक सेक्टर की तुलना में भी। उसके लगभग शेयर्स जो थे 1,74,92,909 शेयर चाइना ने खरीद लिए। ये टोटल उस कंपनी के पूरे हिस्सेदारी का 1.1% होता है। सरकार चौंक गई, लेकिन सवाल है सरकार चौंकी अबहर है, लेकिन सच यह है कि भारत के भीतर के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें तकरीबन 400 करोड़ डॉलर, 4 अरब डॉलर, और इसको अगर रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 30,708 करोड़ रुपए चाइना ऑलरेडी स्टार्टअप में लगा चुका है। भारत के भीतर में जो 30 यूनिकॉर्न जो चल रहे हैं उसमें से लगभग 20 में चीन मदद कर रहा है। लगभग 11.1 बिलियन का ये पूरा डॉलर का जो हिस्सा है, इसको इस रूप में भी समझिए कि वॉलमार्ट ने जब फ्लिपकार्ट को खरीदा तो उसमें भी चीन ने अपनी पूंजी लगाई थी तकरीबन 1 बिलियन डॉलर। उसके लिहाज से मानिए तो 7,653 करोड़ रुपए। चाइना लगातार घुस रहा है। जो हमारे यहाँ पूरा ई कॉमर्स चल रहा है उसमें चाइना की जबरदस्त हिस्सेदारी है। और चीन की FDI जो है उसका जो आंकड़ा हमारे सामने, अगर सिर्फ आपने HDFC छोड़ भी दीजिए तो पिछले दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में जो क्राइसिस का दौर था उसमें तकरीबन उसने 14,864 करोड़ रुपए FDI भारत के बाजार में लगाए हैं। और उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल से दिसंबर तक की स्थिति में आइएगा 2019 में तो तकरीबन 2,66,400 करोड़ रुपए वो लगा चुका है। इसका मतलब है 36.77 अरब डॉलर FDI में उसने अप्रैल से दिसंबर में लगाया और दिसंबर से अप्रैल के बीच में 2.34 अरब डॉलर लगाया। इसका मतलब है कि अभी भी हम उन परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को हम लोग सबको एक साथ कैसे जोड़ें और डेवलप कैसे करें। मान लिया जाता है कि जो मंत्री है, नेता है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने तौर पर अगर श्रेष्ठ निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए शायद कोई संवाद हो नहीं पा रहा है। समाज के भीतर एक टकराव है और यही वो टकराव है जो लॉकडाउन के बाद डराने वाला हो सकता है। क्योंकि लोगों की जरूरतें अगर न्यूनतम पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, और जो अपनी जरूरतों को समेटेंगे और जिनके पास जरूरत ना होगी उस स्थिति में क्या होगा। पुलिस के आधार पे लॉकडाउन भारत में सिर्फ किया गया है। दुनिया के किसी देश में ऐसा लॉकडाउन आपको नहीं मिलेगा जहां पर न्यूनतम जरूरतें तक नहीं दी जा रही है और लॉकडाउन है। तमाम दुनिया के देशों में न्यूनतम जरूरत पैकेज के तौर पर हर चीज उपलब्ध कराई गई है, लेकिन भारत की स्थिति GDP के भी 1-1.5% के आगे पैकेज का निकल नहीं पा रहा है। दुनिया का एवरेज लगभग 12% आता है जो पैकेज दे रहे हैं। इसका मतलब ये आखिर का मतलब जो है, जो हमको लगता है अब आपको समझना चाहिए कि हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे आते जा रहे हैं जिसमें जो सत्ता में होगा वह सबसे ताकतवर हो जाएगा और जो सत्ता से सटा हुआ शख्स होगा वही उस बैरिकेड के हिस्से में आएगा। तो आपके पास ये खबरें नहीं पहुंचेंगी और नहीं जानना आप चाहेंगे कि गुड़गांव जैसी जगह में किसी मजदूर ने अपने मोबाइल को बेच दिया 2,500 रुपये में, पत्नी को दिया कि 4 बच्चे हैं इनको तुम खिलाओ, और उसके बाद वो खुदकुशी करने चला गया। आपके पास दूसरी खबर ये नहीं आएगी कि हजारीबाग के एक ज़िले में किट ही नहीं था तो केमिकल पीठ पर लादे चल दिए, केमिकल रिसने लगा, पूरी पीठ जल गई, अस्पताल में है। यह भी खबर नहीं आएगी कि बिहार शरीफ में किस तरीके से माँ को देखा भूखे मर रही है, बेटा चोरी करने निकल गया। वो तो अच्छा है कि अदालत ने उस बच्चे को कहा कि इसको तो रिहा किया जाए और इसके घर में खाना भिजवा दिया जाए। ऐसी खबरें गायब हो जाएंगी धीरे धीरे। नई परिस्थिति ज़्यादा भयावह होती चली जाएगी। शायद इसीलिए वो परिस्थिति है जिसमें एक सामूहिकता का बोध होना चाहिए और ये सवाल हर किसी के जहन में होना चाहिए। ये PM केयर से नहीं चलेगा, जनता केयर होना चाहिए था, और उस पर से आंखें मूंद ली गई हैं हर फील्ड में। और PM केयर तो देश में हर चुनाव के वक्त जनता चुनकर आपको बना ही देती है, बहुत आपकी देखभाल करती है, केयर तो हो ही रहा है, लेकिन जनता की केयर कौन करेगा? सोचिए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।